घटना चक्र से उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं देखते हैं। प्रमुख योजनाएं जो यूपी में लागू हैं। 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, कुसुम योजना, कुसुम का जो फुल फॉर्म है ना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, कुसुम योजना से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। तो कुसुम योजना जो एक तरीके से लागू हुआ ना, वो 22 दिसंबर 2023 से लागू हुआ। उद्देश्य क्या है कुसुम योजना का? इसका उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने में सहायता प्रदान करना, इस तरह ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता को कम करना। कुल मिला के सौर पंप के माध्यम से उनकी खेती संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना, बस इतना याद रखिए। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,000 और वर्ष 2024-25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है। तो ये देख लीजिए, बजट 2025-26 में पीएम कुसुम योजना के तहत कितने सोलर पंप दिए गए, उसमें ये डाटा है, उसे देख लीजिएगा वहाँ से। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक 51,000 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अभी 24-25 का भी डाटा उसमें दिया गया है, जो बजट आया है। तो 22-23 तक 51,000 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप दिए गए थे, और 24-25 वाला देख लीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा स्थापित किए जाने वाले सोलर पीवी पर केंद्रीय वित्तीय सहायता बेंचमार्क लागत अथवा टेंडर में प्राप्त लागत जो भी कम हो 30% तथा इतना ही अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। शेष 40% लागत वहन किसानों द्वारा स्वयं किया जाएगा। मतलब 30% जो है ना, केंद्र देगा सब्सिडी और 30% राज्य देगा, और बाकी 40% सब्सिडी जो है, 40% हिस्सा जो किसान खुद अपनी तरफ से लगाएगा सोलर पंप के लिए कुसुम योजना के तहत। शेष 40% लागत किसान को स्वयं करना पड़ेगा, परंतु इस योजना से भी किसानों को बैंक द्वारा वित्त पोषण दिलाकर सहयोग दिया जा सकता है। वो जो 40% अपनी तरफ से लगाएगा ना, उसे भी बैंक से उसे लोन दिलवाया जाएगा यदि उसे ज़रूरत महसूस होगी तो। विश्लेषण की यह योजना सौर ऊर्जा के उत्पादन के विकेंद्रीकरण को सक्षम करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि इससे किसानों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो, और साथ ही साथ इस योजना से मौजूदा डीजल पंपों पर किसानों की निर्भरता कम हो। देखिए, सब ना किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उठाए गए स्टेप्स हैं। विश्लेषण में ये भी लिखा जाना चाहिए। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीएम ग्रिड्स योजना शहरी। 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरों की सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना शहरी को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना शहरी कब लागू किया गया? 10 अक्टूबर 2023 को, मतलब स्वीकृति मिल गई तब 10 अक्टूबर 2023 को सीएम ग्रिड्स मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये शहर में लागू है। वैसे पूछ देगा शहर में लागू है कि गाँव में, तो शहर में लागू है। तो शहर में लागू है तो इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गाँव से रिलेटेड तो नहीं है।
तो उद्देश्य देख लीजिए कि शॉर्ट में देख लेते हैं। एकीकृत सड़क नेटवर्क का विकास, कम कार्बन उत्सर्जन, वृक्षारोपण, लागत प्रभावकारी हरित सड़कें। और जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ये गांव में नहीं है, शहर में है। तो शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना, सुरक्षित एवं समावेशी सड़कें, सड़क पर संपत्तियों का संचालन, रख रखाव, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता के लिए समर्थन, सड़क विकास इससे संबंधित योजनाओं का विस्तरण, सतत विकास को प्रोत्साहित करना। पाता क्या है, जिन शहरी स्थानीय निकायों ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में अपनी राजस्व संग्रह में कम से कम 15% की वृद्धि की है, वे इन योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यूपी से रिलेटेड जितनी भी योजना है ना, सब पूछे जाएंगे। और भले वीपीओ के ग्रामीण वाले पार्ट से ना पूछा जाए, लेकिन जो जीएस वाला पार्ट है यूपी जीके वाला, उसमें पूछा जा सकता है सब, तो इसलिए सब पढ़ लेना है। पात्रता क्या है? पात्रता है कि जिन शहरी स्थानीय निकायों ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में अपने राजस्व संग्रह में कम से कम 15% की वृद्धि की है और वे इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजना के तहत। जिन शहरी स्थानीय निकायों ने अपने राजस्व संग्रह में 15 से 25% की वृद्धि की है, उन्हें राजस्व में वास्तविक वृद्धि के बराबर अनुदान दिया जाएगा। जिस शहरी स्थानीय निकायों ने अपने राजस्व संग्रह में 15 से 25% की वृद्धि किया है, उन्हें राजस्व में वास्तविक वृद्धि के बराबर अनुदान दिया जाएगा। जिन शहरी स्थानीय निकायों ने अपने राजस्व में 25% से अधिक की वृद्धि की है, वे वास्तविक वृद्धि राशि का दुगना पाने के पात्र होंगे। हालांकि इस वित्तीय वर्ष में एक यूएलबी को अनुदान प्रदान किया गया है। योजना के तहत प्राप्त अनुदान कम से कम 10% शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए निकायों के एसएफसी फंड से 10% की कटौती की जाएगी और इस राशि का उपयोग सीएम ग्रिड्स योजना में किया जाएगा। शहरी सड़कों के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार केवल उपधमनी, कलेक्टर और स्थानीय सड़कें जिनकी चौड़ाई मार्ग का अधिकार 30 मीटर से अधिक और 45 मीटर से कम है, सीएम ग्रिड्स में शामिल की जानी है। शहरी सड़कों के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार केवल उपधमनी, कलेक्टर और स्थानीय सड़कें जिनकी चौड़ाई मार्ग का जिनकी चौड़ाई 10 मीटर से अधिक और 45 मीटर से कम है, सीएम ग्रिड्स में शामिल की जानी है। और योजना के अंतर्गत एजेंसी द्वारा मुख्यालय स्तर पर सीएम ग्रिड्स शहरी के नाम से योजना से संबंधित लेन देन के लिए बैंक खाता खोला जाएगा। प्रमुख तथ्य है कि
इस स्कीम के अंतर्गत सड़क से संबंधित समस्त सुविधाओं एवं अवसंरचनाओं तथा यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, ग्रीन्स जोन्स और सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण, पैदल यात्री अवसंरचना इत्यादि से युक्त एकीकृत इस योजना के तहत पर्यावरण अनुकूल एवं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए कम कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ लागत प्रभावी हरित सड़कों का विकास किया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वीपीओ के दृष्टिकोण से। ये सब वही है कि सड़क सुधार, गड्ढा मुक्ति, अन्य रिपेयर के लिए भी प्रावधानित बजट से अधिकतम 10% की राशि मंजूर की जा सकेगी और योजना के प्रथम चरण में नगर निगमों को अनुदान दिया जाएगा। योजना के अनुवर्ती चरणों में नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को भी आच्छादित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों को देश के विकास इंजन के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी निकाय हैं। सड़कें शहरी बुनियादी ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। अधिकांश वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियां सड़कों के सहारे संचालित होती हैं। इसलिए एकीकृत सड़क नेटवर्क शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के प्रमुख घटकों में से एक बना जाता है। राज्य में बढ़ते शहरीकरण के कारण सड़कों पर अतिरिक्त वाहनों के बोझ को कम करने और परिवहन के साधनों में बढ़ी हुई गतिशीलता लाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एकीकृत सड़क नेटवर्क को विकसित और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ता है। सीएम ग्रिड्स शहरी के महत्वपूर्ण वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक परिणाम होंगे। इससे शहरी निकायों के राजस्व संग्रह में वृद्धि, आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन और आवासीय भूमि के मूल्यों में वृद्धि से शहरी निकायों के सतत विकास में मदद मिलेगी। एकीकृत सड़कों के विकास के सभी के लिए तेज, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और सुलभ परिवहन विकसित करने में मदद मिलेगी। हार्ड कुक्ड मील योजना देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हार्ड कुक्ड योजना का शुभारंभ किया। ध्यातव्य है कि योजना लंबे समय से बंद थी, जिसे फिर से प्रदेश में शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को जो 3 से 6 साल के हैं, इन्हें गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिससे लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे। ठीक है ना। कितने साल के बच्चे? 3 से 6 साल के बच्चों को गर्म पका भोजन ये आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पढ़ते हैं उनके लिए है और लाभान्वित 80 लाख बच्चे होंगे। प्रमुख तथ्य है कि इस योजना का लक्ष्य गर्म पकाए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। जो प्रति लाभार्थी होंगे ना, उन्हें कितने ग्राम अनाज मिलेगा? 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा उन्हें। ये इम्पोर्टेंट है। योजना का क्रियान्वयन बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास एवं खाद्य रसद विभाग के समन्वय से किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछ देगा कितनी विभाग मिलकर के इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। तो इसका क्रियान्वयन ना बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास, खाद्य एवं रसद विभाग, इन सब के समन्वय से ये सब चल रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा इसके अलावा 402 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 35 जनपदों में बनने वाले 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया गया। इस योजना के लिए भारत
सरकार से रियायती दर पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न का उठान व परिवहन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित नहीं हो रहे हैं, जिन्हें नॉन लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस हेतु हार्ड कुक्ड मील तैयार लाभार्थियों को वितरित किए जाने की पृथक व्यवस्था की जाएगी। भोजन पकाने हेतु समग्र सामग्री क्रय की कार्यवाही मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की भांति विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थी के 2 अभिभावक को विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी तथा शीतकालीन ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में प्राथमिक विद्यालय की रसोई का प्रयोग किए जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आदेश निर्गत किए जाएंगे। विश्लेषण क्या है? विश्लेषण की शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए यह योजना राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन यदि ईमानदारी से किया जाएगा तो निश्चित ही 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को उचित पोषण मिलेगा। इससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। पोषण की कमी से भी शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। देखते हैं वंदन योजना। वंदन योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में वंदन योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मतलब वंदन योजना को 10 अक्टूबर 2023 को स्वीकृति प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापन तथा अन्य सुविधाओं का विकास करना। मतलब ये सब जितने भी सांस्कृतिक पौराणिक महत्व के धार्मिक महत्व के ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं ना, इनका विकास करना और सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख तथ्य क्या हैं? इस योजना के तहत ऐसे स्थलों पर लाइटिंग पेयजल साफ सफाई लिंक रोड और बेंच सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी यहाँ पे, और उन्हीं कार्यों को प्रस्तावित किया जाएगा जो उपेक्षित रह गए हों तथा किसी अन्य विभाग की योजना कार्यक्रम अथवा नगर विकास विभाग की दूसरी योजनाओं में प्रस्तावित अथवा स्वीकृत नहीं हो। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। तो मतलब इस यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। जितने भी ये सब सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और फिर यही चीज़ें जो है ना पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे। प्रस्तावित कार्यस्थलों का प्रारंभिक छाया चित्र निकाय के प्रस्तावित स्थल पर भूतात्विक एवं कब्जे का विवरण आदि प्रस्ताव के साथ लगाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे ना प्रस्तावित कार्यस्थलों का प्रारंभिक छायाचित्र या निकाय के प्रस्तावित स्थल पर भूस्वामित्व एवं कब्जे का विवरण आदि प्रस्ताव के साथ लगाना अनिवार्य होगा। इस योजना के अंतर्गत मात्र निकाय की भूमि सार्वजनिक भूमि पर अवस्थित स्थलों पर ही विकास कार्य किया जाएगा। निजी भूमि अथवा निजी भवन पर नगर विकास विभाग द्वारा कोई सरकारी धन व्यय नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी धन व्यय करेंगे ना, वो मात्र सरकारी या सार्वजनिक भूमि के स्थलों पे जो होंगे उन्हीं पे धन खर्च किया जाएगा, निजी भूमि पे नहीं।
प्रस्ताव के पूर्व भूमि की उपलब्धता के महत्व में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हुए प्रमाण पत्र तथा संबंधित भूमि के वर्तमान अभिलेख खसरा खतौनी अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा। नगर विकास विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। इस योजना के कार्यों का उपयोग किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने निजी उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इनसे निजी तौर पर किराया वसूलना, निजी प्रयोग करने का कार्य अनुमन्य नहीं है, क्योंकि ये सब सांस्कृतिक महत्व के हैं ना, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देंगे, इसका कोई निजी उपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो पुरातत्व विभाग से संरक्षित हों अथवा पुरातत्व विभाग से संरक्षित स्थल के निकट इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाना हो, तो प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व पुरातत्व विभाग से सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो पुरातत्व विभाग से संरक्षित हों, पुरातत्व विभाग से संरक्षित स्थल के निकट इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाना हो और तो प्रस्ताव तैयार किए जाने के पूर्व पुरातत्व विभाग से सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित स्थलों को नियमित रूप से साफ सफाई एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित पुरुष एवं महिला शौचालयों की स्वच्छता बनाए रख जाने हेतु समुचित व्यवस्था संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे चिन्हित स्थलों पर यदि अभी भी पुरुष महिला शौचालय निर्मित नहीं है तो शीघ्र ही SBM वही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अलग अलग पुरुष महिला शौचालय बनवाते हुए उसके रख रखाव तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। मतलब ये जो शौचालय बनाए जा रहे हैं ना, वो बंधन योजना के तहत नहीं बनेंगे, वो स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बनाए जाएंगे। जितने भी सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। आकांक्षी नगर योजना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा निर्देशों को सितंबर 2023 में स्वीकृति प्रदान किया गया। सितंबर 2023 को स्वीकृति प्रदान किया गया आकांक्षी नगर योजना को। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कि इस योजना का उद्देश्य वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित सरकारी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना है। इस योजना का उद्देश्य है वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना है। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं।
इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में से 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। चयनित 100 नगरीय निकायों में यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, परंतु इसकी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च 2028 तक चलती रहेगी। देख लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जितने भी संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना इसका लक्ष्य है। कहने का मतलब यह है ना कि जो योजनाएं सरकारी योजनाएं चल रही हैं ना, उसके माध्यम से शहरों का अच्छे से विकास किया जाएगा। और यही आकांक्षी नगर योजना के तहत है। मतलब कुल मिला के जो अभी विकसित क्षेत्र ने, जो ऐसे शहरी क्षेत्र जो अभी विकसित नहीं हैं, उन्हें जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसके तहत इन्हें विकसित किए जाएंगे। और वही ये कह रहा है कि इसमें 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन नीति आयोग ने किया है, किस आधार पे 16 मानदंडों के आधार पे किया है। और ये जो 100 नगरीय निकाय चुने गए हैं, ये 31 मार्च 2026 तक इनका विकास किया जाएगा। और इनकी जो मॉनिटरिंग की जाएगी, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च 2028 तक चलती रहेगी कि देखा जाएगा ये आकांक्षी नगर जो हैं इनका विकास हो पाया कि नहीं। इसलिए ये सब 31 मार्च 2028 तक इनकी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से होता रहेगा। 31 मार्च 2026 के पूर्व वर्तमान चयनित 100 नगरीय निकायों के स्थान पर अन्य 100 नगरीय निकायों का चयन किया जाएगा। 31 मार्च 2026 के पूर्व वर्तमान चयनित 100 नगरीय निकायों के स्थान पर अन्य 100 नगरीय निकायों का चयन किया जाएगा, जहां यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 2 वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। C मतलब कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन का अनुप्रयोग कर इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। आकांक्षी नगर योजना के तहत नगरों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को नगरीय विकास योजना प्रबंधन और मॉनिटरिंग में सक्रिय भागीदारी बनाने हेतु मौका प्रदान करना है। शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करना, बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि के साथ साथ कार्यक्रम युवाओं के मध्य उत्साह एवं प्रेरणा की कमी को समाप्त करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंदनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सितंबर 2023 में नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में सितंबर 2023 में नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू किया गया। ये जो सितंबर 2023 में नंदनी कृषक योजना शुरू किया गया ना, ये नंद बाबा दूध मिशन के हिस्से के रूप में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश का संवर्धन हो, पशुओं का दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो, प्रदेश में पशुपालकों के लिए उच्च उत्पादक क्षमता के गोवंश की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
प्रदेश में पशुपालकों के लिए उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और पशुपालकों की आय को बढ़ाना। प्रमुख तथ्य क्या है? प्रमुख तथ्य है कि इस योजना के पहले चरण 2023-24 में सरकार 25 दुधारू गायों और 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना के पहले चरण में 2023-24 में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए, मतलब ये 25 दुधारू गायों ना 25 दुधारू गायों की एक इकाई के रूप में माना जाएगा और ऐसी जो है 35 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक इकाई में 25 दुधारू गाय होंगे। और उनके जो लाभार्थी होंगे ना उनके लागत का 50% सब्सिडी सरकार देगी। कहने का आशय ये है। दुधारू गायों में साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगातीर प्रजाति की ही गायें सम्मिलित की जाएंगी। इसमें जो गाय शामिल की जाएगी ना साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगातीर प्रजाति की गायें, ये दुधारू गायें हैं ना, साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगातीरी। परंतु गंगातीरी नस्ल को शामिल करने वाली इकाइयों में अधिकतम 5 गंगातीरी गोवंश ही अनुमन्य होंगे। मतलब डिफरेंट टाइप के गाय को लाना, ये नहीं सब गंगातीरी लाती है। तो केवल 5 गंगातीरी गोवंश ला सकते हैं, बाकी डिफरेंट नस्ल की गायों को लाना होगा। लाभार्थियों को कम से कम 3 वर्ष के गोपालन अनुभव के साथ साथ निर्धारित भूमि आवश्यकताओं इकाई हेतु 0.5 एकड़, चारे हेतु 1.5 एकड़ को पूरा करना होगा। मतलब ना कि इकाई हेतु ना 0.5 एकड़ एवं चारे हेतु 1.5 एकड़ का ज़मीन उनके पास होना चाहिए। मतलब जो गाय वाय पालेंगे उसके लिए 0.5 एकड़ या आधा एकड़ कह लीजिए होना चाहिए ज़मीन, और 1.5 एकड़ जो है चारे के लिए होना चाहिए उनके पास। 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए गाय पालने का। 3 वर्ष अनुभव हो, साथ में उस गाय को पालने के लिए आधा एकड़ ज़मीन भी हो और 1.5 एकड़ जो है चारे के लिए उनके पास होना चाहिए इतना। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। सर्वप्रथम ना ये पहले चरण में 10 मंडलों में लागू की जाएगी, 10 मुख्यालयों में, जिसमें अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली ये सब हैं। पूर्वांचल में संचालित कामधेनु अथवा मिनी कामधेनु अथवा माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो कामधेनु अथवा मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थी हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड लगभग वो भी है ना, कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु, ये सब एक तरीके से कह लीजिए कि नंदनी कृषक योजना या नंद बाबा दुग्ध मिशन के ही पैरेलल हैं। लाभार्थियों के चयन में आवेदन की संख्या अधिक होने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति ई लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।
विश्लेषण क्या है कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। यद्यपि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रदेश में प्रति दुग्ध उत्पादकता कम है। अतः आवश्यकता है कि पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु उन्नत नस्ल के अधिक से अधिक दुधारू गोवंश की इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, तो इससे गोपालकों की आय में वृद्धि होगी। तो एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत स्टार्ट किया गया नंदनी कृषक समृद्धि योजना 23 सितंबर 2023 को मंजूरी मिली थी। उद्देश्य यही है कि उच्च उत्पादन क्षमता की गोवंश का वृद्धि किया जाए और इसमें 25 गायों की एक इकाई तैयार की जाएगी और इस तरीके से 35 इकाइयाँ एक लाभार्थी बना सकता है और उन्हें 35 इकाइयों में जो लागत आएगी उसका 50% गवर्नमेंट देगा और उनके पास 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए गोवंश पालन का। आधा एकड़ ज़मीन होना चाहिए रखने के लिए पशु को, 1.5 एकड़ का ज़मीन चारा के लिए होना चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 अगस्त 2023 को पीएम स्वनिधि एवं स्व सहायता समूह ऋण के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों का चयन किया। मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराने की घोषणा किया है। ये जो पीएम स्वनिधि योजना है ना, इसके तहत पीएम स्वनिधि योजना के तहत 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। यह बीमा कवर की राशि स्ट्रीट वेंडर की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर पूर्ण दिव्यांग की स्थिति में उसके परिजनों को दिया जाएगा यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विकसित किए गए एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म PNB स्वनिधि का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विकसित किए गए एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म PNB स्वनिधि का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। ये पंजाब नेशनल बैंक ही जो है ना, उन्हें जो 5 लाख रुपए का बीमा कवर कराएगा तो यही कराएगा एक तरीके से। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा के लिए 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा के लिए का विस्तार करते हुए इसमें सभी स्नातक ग्रेजुएट उत्तीर्ण युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। अभी तक अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा एवं डिग्री धारकों को भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा था। 22 अगस्त 2023 को प्रमुख तथ्य। इस योजना के अंतर्गत मानदेय स्टाइपेंड की राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 9,000 रुपये कर दिया गया है। ये जो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है ना, जो उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है, तो इसमें क्या कि ध्यान दीजिएगा, ये किससे दिया जाएगा? जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं
जो टेक्निकल बैकग्राउंड के डिग्री धारक नहीं है, अभियांत्रिकी तकनीकी क्षेत्र डिप्लोमा डिग्री धारक हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री शिष्यता प्रोत्साहन योजना का। और इस योजना के तहत मानदेय, जिसे स्टाइपेंड बोलते हैं, मानदेय की राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 9,000 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 2023-24 में इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस वर्ष के लिए मंजूर की गई राशि से 10 लाख युवा लाभान्वित होंगे। इस योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के संस्थानों को अधिक से अधिक गैर तकनीकी डिप्लोमा होल्डर एवं डिग्री होल्डर युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जुलाई 2023 में इस योजना की घोषणा किया गया। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को जुलाई 2023 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत फसलों को आवारा पशुओं को बचाने हेतु इलेक्ट्रिक सौर बाड़ लगाने हेतु किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत ना फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक सौर बाड़ लगाने हेतु किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। चूँकि खेत सुरक्षा में यही है कि आवारा पशु जो होते हैं ना, खेत को चर जाते हैं, फसलों को चर जाते हैं, तो उन्हीं आवारा पशुओं से बचाने के लिए ना इलेक्ट्रिक सौर बाड़ लगाने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिक सोलर बाड़ लगा सके। योजना के अंतर्गत लगाई जाने वाली सोलर फेंसिंग की बाड़ में 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होगा। इस योजना के लिए प्रस्तावित बजट 75 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। 31 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के क्रियान्वयन संबंधित प्रस्ताव को 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। तो 28 जून 2023 को यूपी ने इसे अनुमोदित दिया। ऐसे पे शुभारंभ तो 21 अगस्त 2023 को योगी आदित्यनाथ ने कर दिया था शुभारंभ, लेकिन इसे जो अनुमोदन मिला 28 जून 2023 को। सॉरी, पहले तो अनुमोदन हुआ, स्वीकृति मिली 28 जून 2023 को, और उसके बाद 21 अगस्त 2023 से शुरू कर दिया गया। इस योजना के प्रदेश में 90 लाख MSME उद्यमी लाभान्वित होंगे। जो सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना है ना, इसके तहत को कितने प्रभावित होंगे? 90 लाख MSME उद्यमी लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन करा सकेंगे। मतलब ये कौन आवेदन करेगा? जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन कर पाएंगे।
योजना के अंतर्गत ऐसे सूक्ष्म उद्यमी आच्छादित किए जाएंगे जो जीएसटी विभाग का संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। मतलब ऐसे सूक्ष्म उद्यमी आच्छादित किए जाएंगे जो कि जीएसटी विभाग द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं, केवल उन्हें इससे जोड़ा जाएगा सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकृत कृषि उद्यमी को दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर 5 लाख रुपए और दुर्घटना के फलस्वरूप आंशिक या स्थायी अपंगता पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के रूप में उल्लिखित दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार लाभ दिया जाएगा। मतलब 5 लाख रुपए का दुर्घटना कवर किया जाएगा कुल मिलाकर के, यदि मृत्यु हो जाती है या अपंग हो जाते हैं स्थायी रूप से। पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना होने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त उद्योग से क्लेम धनराशि की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात निदेशालय स्तर से उद्यमी के नामित वारिस को बीमा धनराशि डीबीटी के माध्यम से अधिकतम 1 माह में उपलब्ध होगी। जो पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना है ना, और इसमें इनकी दुर्घटना से होने की दशा में ना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपायुक्त उद्योग से क्लेम धनराशि की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात तो निदेशालय स्तर पर उद्यमी के नामित वारिस को बीमा धनराशि डीबीटी के माध्यम से अधिक कुल मिला के इसका निहितार्थ यही है कि डीबीटी के तहत उनके निधन के बाद 1 माह के अंदर उनके वारिस को रुपया दे दिया जाएगा, यही कहना चाहते हैं। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु लागू की जा रही है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित कुल एमएसएमई इकाइयों में से लगभग 15% ही औपचारिक रूप से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत हैं एवं लगभग 85% इकाइयाँ अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं। 15% औपचारिक रूप से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत हैं और लगभग 85% इकाइयाँ अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं। पंद्रह प्रतिशत ही औपचारिक रूप से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत हैं और लगभग 85% इकाइयाँ अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं।
उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीयन बाध्यकारी न होने के कारण अधिकांश एमएसएमई इकाइयों द्वारा अपना पंजीयन पोर्टल पर नहीं कराया जाता है, जिससे इन इकाइयों के आंकड़े औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं होने से जहां इस क्षेत्र का आर्थिक योगदान वास्तविक रूप से प्रदर्शित नहीं हो पाता है, वहीं नीति निर्धारण में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 6 जून 2023 को खरीफ 2023 रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। ध्यातव्य है कि ये दोनों योजनाएं भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही लागू की जाएंगी। प्रमुख तथ्य हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जाएगी। योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे रोगों, कृमियों, फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कुल 18 फसलों यथा खरीफ में 10 फसलों धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरहर तथा रबी मौसम में 8 फसलें जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाही, सरसों, आलू, कुल 18 फसलों फसल बीमा योजना के तहत ना सभी जिलों में कुल 18 फसलों को तथा खरीफ के कुल 10 फसलों को जो है ना खरीफ धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरहर ये सब जो है ना खरीफ के हैं तथा रबी मौसम में 8 फसलों को दिया जा रहा है। तो इन सबको नामित किया जाएगा। प्रदेश के चयनित 60 जिलों के फसल बाहुल क्षेत्रों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 7 उद्यानिकी फसलों पर लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत केला, मिर्च, पान, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च और आम के फसल बाहुल्य विकास खंडों में स्थापित मौसम केंद्र पर इन फसलों को खरीफ 2023 में रबी 2025-26 तक बीमित किया जाएगा। इसके अंतर्गत ना केला, मिर्च, पान, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, आम के फसल बाहुल विकास खंडों में स्थापित मौसम केंद्र पर इन फसलों को खरीफ 2023 में रबी 2025-26 तक बीमित किया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा।
योजना के तहत प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे कम व अधिक वर्षा, तापमान, तेज हवा, आर्द्रता आदि से संभावित क्षति की स्थिति में फसल उत्पादन कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और दोनों योजनाओं के बीमित कृषकों को योजनाओं के अंतर्गत समय से अनुमन्य लाभ प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित बीमा कंपनियों के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है। फसल बीमा फसल की बीमित धनराशि फसल की उत्पादन के अनुरूप होगी तथा फसलें वास्तविक प्रीमियम दर पर बीमित की जाएंगी। किसको द्वारा वहन किए जाने वाला प्रीमियम अंश खरीफ मौसम में बीमित राशि का 2% और रबी मौसम में 1.5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो तक होगा। खरीफ में 2%, रबी में 1.5% होता है और उद्यान में ना 5% होता है। वार्षिक नकदी फसल उद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि का 5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो रखा जाएगा। किसको द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अंतर की धनराशि को प्रीमियम अनुदान के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार बराबर वहन करेगी। थैंक यू।